हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी प्यारे छात्रों का हमारी आज की क्लास में। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम कवर अप करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 यानी फेज 11 2023 के जो पेपर हुए थे एसएससी के द्वारा। ठीक है, जो फेज 11 के पेपर हुए थे पिछले साल जून में, तो इसके टोटल 12 सेट है। ठीक है बेटा, 12 सेट में से 4 सेट हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम जो कवर करेंगे वो सेट नंबर 5 से कवर करेंगे, और 5 से 8 जो सेट है यानी 4 सेट आज हम कवर करेंगे। ठीक है, मतलब ये है आज हम टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और बेटा जिन भी छात्रों का एसएससी फेज 12 का पेपर है, ठीक है, जिनका फेज 12 का पेपर है, साथ में CHSL और CPO का पेपर है, वे इनको अच्छे तरीके से घोट कर पी के जाना। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो इनमें से रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल ऑथेंटिक कंटेंट जो है मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो एक तो हमने ये सेट कवर करा है बेटा, सेट नंबर 1। ठीक है, हर सेट में 25 क्वेश्चन है। सेट नंबर 2 मतलब ये शिफ्ट सेकंड का है, इस पर लिखा हुआ है 27 जून 2023 सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, ऑथेंटिक है बिल्कुल। उसके बाद हमने सेट नंबर 3 कवर करा जो आपका 27 जून का थर्ड शिफ्ट का है। और उसके बाद हमने कवर किया था अपना सेट नंबर 4। ठीक है, 27 जून 2023 फोर्थ शिफ्ट। तो आज हम कवर करेंगे सेट नंबर 5। क्या कवर करेंगे? सेट नंबर 5 से आगे के। ठीक है, और आज हम 4 सेट कवर करेंगे। 4 सेट मतलब 100 क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा स्पीड से देखेंगे, और बड़े ध्यान से आप जो है क्लास को देखना, और इसको आप मल्टीपल टाइम देखना, एक या दो बार देखने से काम नहीं चलने का बिल्कुल भी। ठीक है ना, चलिए। तो सेट नंबर 5 है बेटा हमारा 28 जून 2023 शिफ्ट नंबर पहली। जो पहली शिफ्ट को पेपर हुआ था पिछले साल 28 जून को, उसको हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और एसएससी हमेशा जो है मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब देखना 4 सेट में भी हमें कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट मिलेंगे। बिल्कुल फिक्स सिलेबस है एसएससी का। अभी आपके जो है 24 जून को आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, सीजीएल का आएगा। और 27 जून को आपका जो है 27 जून को किसका आएगा? 27 जून को आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो एमटीएस का आएगा। ठीक है, तो करीब 15,000 एक की वैकेंसी तो एमटीएस में है, और 10-11,000 के लगभग वैकेंसी आपकी सीजीएल में आएगी, जो कि बढ़ के ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है इस बार, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप क्लास को देखना। ठीक है बेटा, चलिए। पहला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में स्वयं सहायता समूह SHG स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए जम्मू और कश्मीर में 7 पहल शुरू की गई थी। कौन सी पहल शुरू की गई थी? एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम क्या? साथ है। ठीक है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनमें जो महिलाएं होती है उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। तो जो पीओके होता है, पीओके मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, उसे हम पीओके बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान वाले उसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख नदी है वो झेलम हैगी, और झेलम नदी पर आपका श्रीनगर है। ठीक है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जनवरी 2022 में TS तिरुमूर्ति निम्नलिखित कारणों से चर्चा में रहे थे। TS तिरुमूर्ति निम्नलिखित कारणों में चर्चा में रहे थे।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की थी। संयुक्त राष्ट्र में जो आतंकवाद रोधी समिति है उसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी। मतलब जो टी.एस. तिरुमूर्ति है ये भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं। और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी जो समिति होती है, जो मतलब संयुक्त राष्ट्र की एक यूनिट है और ये आतंकवाद को रोकती है, ठीक है। उस समिति के चेयरमैन बने थे ये। तो ये क्वेश्चन अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में भी यही है। तो 2024 के लिए भी करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। तो रिसेंटली ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप याद रखना इस बात को। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह है? उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिसंरचना मीनार को दर्शाता? शिखर। तो मैंने आपको शिखर, गोमुख ये सब चीज़ पढ़ाई हुई है, तो आप देख लेना। तो उत्तर भारत में यानी हमारी साइड में जो मंदिरों को बनाने की कला है उसमें जो गर्भगृह होता है, ठीक है, तो जो मीनार होती है उसको क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 2021 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? यूएई ने, ठीक है। अंडर 19 2021। तो आप जो है 2023 का जरूर देख लेना, अंडर 19 एशिया कप, ठीक है, उसकी मेज़बानी और किसने उसको जीता है? 2023 का वर्ल्ड कप थोड़ा सा पढ़ लेना आप। यानी कुल मिला के जो है क्रिकेट के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पर यूएई का मतलब होता है, यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। चलिए यूएई की जो राजधानी अबू धाबी है, याद रखना। जो यूएई है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और सखित है। तो वह तंत्रिका कोशिका। कौन सी बेटा? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। न्यूरोन 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 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूरोन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, याद रखना। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वह व्यक्ति जो कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य कामगार कहते हैं। ये क्वेश्चन तीसरी बार आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। सेट नंबर 1 में भी क्वेश्चन है, पहली क्लास आप जाकर देखना। तो जो व्यक्ति कम से कम 183 दिन काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य कामगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य कामगार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, फरवरी 2022 में पैरा तीरंदाजी का मतलब है कि ये ऐसा गेम है जिसमें हमारे हैंडीकैप्ड विकलांग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो फरवरी 2022 में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन बने? पूजा जातियान। तो पूजा जातियान जो है, अगर आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो यह मतलब जो है एक हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड का मतलब यहाँ पर है विकलांग है कि या तो इसका पैर खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, कुछ ना कुछ इसको फॉल्ट होगा, ठीक है, याद रखना। तो पैरा ओलंपिक जो होते हैं या जिस भी खेल के पहले पैरा लगा हुआ है तो आप ये समझ लेना कि उसमें जो भी आदमी जाते हैं मतलब सही सलामत व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेते बिल्कुल भी, ठीक है। तो पूजा जातियान जो है पहली भारतीय है जिसने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में तीरंदाजी में जो है क्या जीता? रजत पदक जीता, मतलब सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पैरा ओलंपिक गेम के बारे में थोड़ा सा देख लेना और ये जो गेम है आपके इनको देख लेना। अगर यहाँ पर पूजा जातियान के बारे में पैरा, ठीक है, यहाँ पर जो है तीरंदाजी के बारे में पूछा गया तो आप 2023 तीरंदाजी के बारे में जरूर देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित कोयला भंडार। प्रमाणित कोयला भंडार कोयला मंत्रालय भारत सरकार 2018 तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम को सही लगाइए। यानी सबसे ज़्यादा जो
कोयला होता है वो झारखंड में होता है, उसके बाद उड़ीसा का स्थान है, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है वो झारखंड में होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बेटा 10वां क्वेश्चन। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट भरद्रथ का सेनापति था, ने राजा को मार डाला। पुष्यमित्र शुंग ने जो है, जो कि भरद्रथ का सेनापति था, उसने भरद्रथ को टपका दिया, मार दिया मतलब जो है। ठीक है, और एक नए राजवंश की स्थापना करी। उस राजवंश का नाम क्या था? शुंग वंश। ठीक है, तो पुष्यमित्र जो था वो शुंग वंश का शासक था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट भरद्रथ की हत्या कर दी थी। किसकी कर दी थी? भरद्रथ की हत्या कर दी थी, याद रखना। तो मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप में याद रखना इस बात को। ठीक है, और मौर्य वंश में भी आपको जो चीज़ें याद रखनी है, खासकर आप चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध है, ठीक है ना, 305 में हुआ था, ये याद रखना। उसके बाद आप अशोक को जरूर याद रखना। अशोक के जो शिलालेख है, खासकर 11वां और 13वां शिलालेख का। ठीक है, और अशोक ने जो स्तूप बनवाए हैं, स्थापत्य कला में जो कार्य किया है, कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म उसने अपनाया है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसने 298 में संलेखन पद्धति के द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो आप मौर्य वंश में क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक पर ज़्यादा ध्यान देना और बिंदुसार पे। ठीक है, बस आगे चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? कमला दास द्वारा लिखी गई है, जिन्हें 1984 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, माई स्टोरी। तो माई स्टोरी जो है कमला दास के द्वारा लिखी गई है। 1984 में जो है उसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, मतलब भेजा गया था, लेकिन मिला नहीं था इसको। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है बेटा 12वां। फरवरी 2022 में एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत ने रिकॉर्ड विस्तार 5वां आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता। अरे यार कितना लंबा चौड़ा लिख दे। देखो 12 क्वेश्चन क्या है। फरवरी 2022 में एंटीगुआ देश में, ठीक है, अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का। अभी इसका क्वेश्चन अंडर 19 का ऊपर भी गया। ठीक है, याद रखिए उस बात को। और अंडर 19 यहाँ भी पूछ लिया। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। आप क्रिकेट के बारे में पढ़ लेना, आप एशिया कप के बारे में पढ़ो, आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ो, वनडे के बारे में पढ़ो, आईपीएल के बारे में पढ़ो। रोहित शर्मा और विराट कोहली को पक्का याद करके जाना, ठीक है, और मोहम्मद शमी को। ठीक है ना, यहाँ से आपके 100 के 100% एसएससी क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर में। ठीक है, तो जिनको करंट अफेयर से डर लगता है वो मेरी बात को ध्यान से सुन लो भाई। ठीक है नहीं, आपकी आंखों के सामने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे, सेम एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ रखे। ठीक है, तो भारत ने जो है इंग्लैंड को हरा करके अपना 5वीं बार जो है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 99। ठीक है, त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैस या द्रव और ठोस चरण साम्यावस्था में मौजूद हो सकते हैं, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। इसको छोड़िए। ठीक है, अगला देखियो 15वां। एक ऐसे शैवाल की पहचान करें जो युग्मक हो, यानी पेयर के असमय युग के संलयन से गुजरता है, वह यूडोरीना। ठीक है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1879 से 1880 तक। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में जो कोया विद्रोह है, ठीक है, ये 1879 से 1880 में हुआ था। गोदावरी जो नदी है आपकी, ये आंध्र प्रदेश के नासिक में जो तरियाबंग की पहाड़ियाँ हैं, तरियाबंग की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, याद रखना। तो नासिक भी आपका जो है गोदावरी नदी पर है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको। ठीक है, महासागरीय परतों के संबंध में असंगत विकल्प को पहचान करें। महासागरों के संबंध में असंगत जो है उसकी पहचान हमें करनी है बेटा। ठीक है, तो महासागरीय ढलान है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, अब तुम ये बोलो क्या लगेगा कि डाले क्वेश्चन पूछ रखे। ये क्वेश्चन इन्होंने जो एसएसटी के बना रखे, एनसीईआरटी की किताबों से बना रखे। ठीक है ना, किताब भी पढ़ते हैं उसमें तो क्वेश्चन बना पैराग्राफ में इस टाइप के। ठीक है, 18वां है फाजिल्का विरासत महोत्सव। फाजिल्का विरासत महोत्सव जो कि कला संस्कृति, भोजन,
का वार्षिक उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? वह है पंजाब। ठीक है, तो फाजिल का जो महोत्सव है ये पंजाब में मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहते हैं। इसका पुराना नाम जो था पेप्सू था। क्या नाम था बेटा इसका? पेप्सू। PEPOSU, पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 19वां, राज्यसभा को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयक को खालिस्तान के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है 14 दिन के भीतर। इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो राज्यसभा देखो, जब कोई धन विधेयक होता है, कोई भी धन विधेयक, ठीक है, और धन विधेयक आपका आर्टिकल 110 में आता है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को क्या करता है? परिभाषित करता है। तो जब कोई धन विधेयक हम लोकसभा में भेजते हैं, कोई धन विधेयक हम लोकसभा में भेजते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे वापस करना होता है। अगर राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर वापस नहीं करेगी, ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर वापस नहीं करेगी तो उसको पास मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा की जो शक्ति है धन विधेयक के मामले में वो बहुत कम हैगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, तो अगर हम लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में, याद रखना, आर्टिकल 80 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, धन विधेयक मैंने आपको बता ही दिया। धन विधेयक आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 110 में, मतलब 110 में, और गलती से भूल के मेरे मुंह से। ठीक है, 20वां, पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय। पंपा एक लेखक है, उसने ग्रंथ लिखा विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा पर लिखा गया था? कन्नड़ भाषा, यानी इसका संबंध कर्नाटक से है। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला वादक है, इंपॉर्टेंट है, स्टेटिक का क्वेश्चन है, और ये भी स्टेटिक का क्वेश्चन है किताबों में सारा। ठीक है, आपकी किताब में एक किताब है जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जाकिर हुसैन तबला वादक है। कौन सा वादक है? तबला वादक। ठीक है, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, चलो 23वां है, भारत सरकार ने जून 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA कितने दिनों के लिए शुरू किया था बेटा? 125 दिनों के लिए। भारत सरकार ने जून 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है कितने दिनों के लिए शुरू किया था? 125 दिनों के लिए शुरू किया गया था। कितने दिनों के लिए? 125 दिनों के लिए। ठीक है, भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है और DY चंद्रचूड़ जो है फिलहाल अभी भी है। ठीक है, तो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? DY चंद्रचूड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ बेटा, बड़े ध्यान से समझना बात को। ठीक है, यदि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोथ वर absent, देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट मीन्स दैट कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपसेंट हो तो भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों ही अपसेंट हो जाए, तब सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश का पैनल होता है उनमें जो सबसे वरिष्ठ होता है वो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख होगा वो आर्टिकल किस में है? 124 में। ठीक है, याद रखना, और 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भी यही दिलाता है। ठीक है, लाई हरोबा जो नृत्य है, लाई हरोबा नृत्य की सबसे प्रारंभिक ऐसी शैली है जो मणिपुर के सभी शैली के नृत्य रूपों का आधार है। तो लाई हरोबा का संबंध किससे? मणिपुर से है।
किससे है? मणिपुर से है। तो मणिपुर के कई सारे नृत्य है चर्चा में है, तो मणिपुर के नृत्य जरूर देख लेना। तो लाई हरोबा का संबंध किससे? मणिपुर से, मणिपुर से, मणिपुर से, ठीक है। तो मणिपुर में एक लोकटक झील भी है, एक लोकटक झील भी है, लोकटक झील भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में एक लोकटक झील भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोकटक झील है ये दुनिया का एकमात्र तैरती हुई झील है, और इसमें एक अभ्यारण्य है जो केबुल लामजो के नाम से प्रसिद्ध है, जो थामिंग थामिन मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। मतलब मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, और ये जो लोकटक झील है इसी झील में जो है केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है, ठीक है। क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है। और जो थामिन मर्ग होता है हिरण, उसको संरक्षित करता है, ठीक है। तो मणिपुर का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता है। ओके, चलिए। तो बेटा आप लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम देखेंगे सेट नंबर 6, ठीक है। सेट नंबर 6 देखेंगे हम, चलिए। ओके बेटा आ जाओ। देखिए सेट नंबर 6 है 28 जून 2023 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं जीके, जीएस और स्टैटिक के, वो हम देखेंगे। और ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 28 जून 2023 को पेपर हुआ था फेज 11 का, ठीक है, वो है। एसएससी रिपीटेड पूछता है, थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ना इसको, है ना। चलिए। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं का नाम बताइए। तो उनका नाम है लू। यानी दिल्ली और पटना, यानी हमारे यहाँ पर जो गर्मी जून के महीने में जो गर्म हवा चल रही थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम है लू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? देखो नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक जो नृत्य है नवरात्रि के दौरान होता है बेटा, वो है गरबा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? गरबा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथन किस पंचवर्षीय योजना में उद्धत किया गया है? वेतन वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतःप्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय संपत्ति तथा अवसरों के समानता से होता है, पहली पंचवर्षीय योजना में बताया गया है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पंचवर्षीय योजना कवर कराई है। तो आप सभी जो पंचवर्षीय योजना है, सभी पंचवर्षीय योजना जो है उनको कवर कर देना, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक आपके पंचवर्षीय योजना पूछी जाती है कि पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है, दूसरी कौन से पे, तीसरी कौन से पे है, ठीक है। गरीबी का नारा कौन से में दिया गया, कौन से पंचवर्षीय योजना आपकी असफल रही, कौन से पंचवर्षीय योजना के द्वारा हैवी उद्योग को प्रमोट किया गया, कौन से पंचवर्षीय योजना के द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रमोट किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखना। यहीं पर आप जीएसटी के बारे में थोड़ा देख लेना और जीडीपी के बारे में थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुइस फॉर्मूला पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1 जनवरी 1997 को। तो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होता है उसमें डकवर्थ लुइस फॉर्मूला जो है पहली बार 1 जनवरी 1997 में इम्प्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1997 में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। 1 जनवरी 1997 में इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। चलिए। ओके। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का जन्मदिन मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के इस दिन जो गोली मार दी थी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिड़ला मंदिर के सामने, ठीक है। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? तो वो था आजीवक संप्रदाय। तो मौर्य द्वारा जो है नागार्जुन गुफा जो है किस संप्रदाय को दी गई थी? आजीवकों को, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को दी गई थी। तो आजीवक संप्रदाय का जो प्रमुख था वो कौन था? मखलीपुत्र घोषाल। कौन था? मखलीपुत्र घोषाल। मखलीपुत्र घोषाल, घोषाल, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
जैसे हमारे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, ठीक उसी प्रकार ये भी जो है प्रवचन देता था। तो सबसे पहले मकलीपुत्र घोषाल जो है महावीर स्वामी का स्टूडेंट बना, लेकिन महावीर स्वामी इसके जो क्वेश्चन थे, जो इसके डाउट थे, उनको पूर्ण रूप से मतलब जो है सोल्व नहीं कर पाए। तो उसके बाद ये जो है महात्मा बुद्ध के पास गया और महात्मा बुद्ध का चिल्ला बन गया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, याद रखना। तो आजीवक संप्रदाय का प्रमुख कौन था? मकलीपुत्र घोषाल। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल 324 में है, आर्टिकल 324 में। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। भजन भजन सोपोरी का नाम देखो, भजन सोपोरी का जो नाम है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? संतूर से। भजन सोपोरी का नाम जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है बेटा? संतूर से। भजन सोपोरी का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? संतूर से। ठीक है, याद रखना। भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि क्या है? श्रम। भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? श्रम। श्रम। ठीक है। तो श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। ठीक है, याद रखना। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने नीति निर्देशक तत्व जोड़े संशोधित किए गए थे? 4। कितने जोड़े संशोधित किए गए थे? 4। कितने जोड़े संशोधित किए गए थे? 4। ठीक है, तो 42वें संशोधन के द्वारा 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था और संशोधित किया गया था। ठीक है, याद रखना। तो 42वां जो संशोधन हुआ था ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ था। सरदार सवर्ण सिंह जो समिति थी उसकी अनुशंसा पर हुआ था, याद रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट है 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निदेशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए थे? 4। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए थे? 4। कितने जोड़े संशोधित किए गए थे? 4। ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। इम्पोर्टेंट है, क्या खोला था? यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। तो एक नृत्यांगना है, नाम क्या है उसका? यामिनी कृष्णमूर्ति। 1990 में उसने दिल्ली में क्या खोला था? एक डांस खोला था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जा सकता है? लहसुन, नींबू, चीनी एंड सिरका। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। मार्च 2022 में अपना 435वां टेस्ट विकेट लेकर अनिल कुंबले मार्च 2022 में अपना 435वां टेस्ट विकेट लेकर अनिल कुंबले के बाद टेस्ट में भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, याद रखना। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाखापत्तनम स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? 8.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। ठीक है, चलो। कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में बदल सकता है? कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में बदल सकता है? पारस पत्थर। ठीक है, ये आपका जो है देवी देवताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा। ये पारस पत्थर जो होता है एक ऐसा पत्थर होता है आपका, अगर आप किसी भी धातु के सामने उसको लगा देंगे तो शून्य में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो ये पारस पत्थर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला निर्माण का श्रेय दिया जाता है? हुमायूं और शेरशाह को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम हुमायूं की बात करें, ठीक है, हुमायूं एंड शेरशाह के बीच में जो है जो लड़ाई हुई थी पहली हुई थी 1539 में चौसा का युद्ध। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी जो था इसके बचपन का नाम फरीद खान था और इसने एक शेर मार दिया था, इसलिए शेरशाह कहा गया।
ठीक है। और इसका जो मकबरा है सासाराम में है। जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब्बास खान शेरवानी इसका दरबारी इतिहासकार था जिसने तारीखी शेरशाही लिखी थी। और अकबर के दरबारी जो टोडरमल था, जो अकबर का राजस्व अधिकारी था, वो अकबर के शासन से पहले जो है शेरशाह सूरी के शासन में था। ठीक है, याद रखना। चलिए 16वां, प्लस 2.5 डायप्टर क्षमता वाले उत्तर लेंस की फोकल दूरी क्या होती है बेटा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यानी लेंस की जो पावर होती है, लेंस की जो पावर होती है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं, याद रखना। किस में मापते हैं? डायोप्टर में। निम्नलिखित में से किसने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? बी आर अम्बेडकर ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा था? द सैटनिक वर्सेज। द सैटनिक वर्सेज लिखा था। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में खालिस्तान पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था, कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए। ठीक है। कन्नौज को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है और कन्नौज से अखिलेश यादव जो है वर्तमान में सांसद है, याद रखना। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु किस महीने में आती है? वसंत ऋतु आती है मार्च एंड अप्रैल में, वसंत ऋतु। ठीक है। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 अगस्त 2021 में खालिस्तान द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश के संविधान में जो है 127 प्लस संशोधन हो चुके हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का डिफेंडर ऑफ द सीजन अवार्ड किस कबड्डी खिलाड़ी को मिला था? मोहम्मद मोहम्मद रेजा चियानी शार्दुलोई। ठीक है। तो ये प्रो कबड्डी लीग जो होती है ये आपकी जो है सर्दियों के दिनों से में आवे और ये हरियाणा करवाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छा गेम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्या कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही जो है हमारे जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ द फूड, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ द फूड के लिए साहित्य में जेसीबी पुरस्कार 2022 जीता? खालिद जावेद ने। किसने जीता? खालिद जावेद ने। ठीक है। मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार 12 वफात के नाम से जाना जाता है बेटा? मिलाद उल नबी। मिलाद उन नबी। ठीक है, याद रखना। तो अब तक हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए बेटा? अब तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए 50। ठीक है। चलिए सेट नंबर 7 देखते हैं। 28 जून 2023 थर्ड शिफ्ट। ठीक है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। सेट नंबर 7 है 28 जून 2023 थर्ड शिफ्ट। ठीक है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2014 में। किस वर्ष पारित किया गया था? 2014 में। तो आंध्र प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम था 2014 में पारित किया गया था। ठीक है। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? पाल। ठीक है। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? पाल। यानी जो कर्नाटक में चालुक्य वंश था, ठीक है, जिनमें पुलकेशिन द्वितीय बहुत महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। जिसने हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो प्रारंभ में कर्नाटक के जो चालुक्य वंश के शासक थे उनके अधीनस्थ कौन थे? उनके नीचे कौन थे? तो पाल वंश के शासक थे। ठीक है। और आपको पता ही होगा पाल वंश के एक शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, याद रखियो। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है किसकी है? नेल्सन मंडेला की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है एक किताब है और ये आत्मकथा है, या किसकी आत्मकथा? नेल्सन मंडेला की। अब नेल्सन मंडेला कौन था? नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कहा जाता है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेदी जो कानून होता है उसके विरुद्ध कदम उठाया था। ठीक है। और भारत की तरफ से इसको क्या दिया गया है? भारत की तरफ से इसको जो है भारत की तरफ से इसको जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, याद रखना। ओके।
तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? कामड़ जनजाति है। तो कौन सा जो नृत्य है मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? उसका नाम है तेरा ताली। कौन है? तेरा ताली। ठीक है। छठा है, वर्ष 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था। देवेंद्र झाझरिया को। किसको दिया गया था? देवेंद्र झाझरिया को दिया गया था, याद रखना। वर्ष 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया गया था वो देवेंद्र झाझरिया को दिया गया था। वे पौधे जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं क्या कहलाता है बेटा? आत्पोद्भिद। आत्पोद्भिद यानी हेलियोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलियोफाइटस कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। आठवां है, 2020 में किस जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया था? सुर सरोवर। ठीक है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? पक्की हुई ईंटों से बना हुआ है। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा हरियाणा में है वो पक्की हुई ईंटों से बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा 1240 में जब अल्तुनिया भटिंडा से और रजिया सुल्तान वापस आ रही थी तो कैथल हरियाणा में जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, याद रखियो। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में खालिस्तानियों द्वारा की गई है जेमिनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? जेमिनी के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ऊपर भी क्वेश्चन का सेम। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत के सभी पड़ोसी देशों में कितने देशों की HDI अत्यंत उच्च मानव विकास श्रेणी की रैंकिंग में है? 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये हमारे यहाँ के जो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे और पाकिस्तान के इजमामुल हक अर्थशास्त्री थे, दोनों ने कंबाइन करके इसको निकाला था और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन छुड्डुस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की शाखा नदी नहीं है? रिहंद नदी नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? रिहंद नहीं है। ठीक है। तो सिंधु नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता है, ठीक है, वो 1960 में हुआ था, जिसके द्वारा भारत सिंधु नदी का केवल जो है 20% पानी का उपयोग कर सकता है। ठीक है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलुज नदी जो है आपकी राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है, याद रखना। ओके, चलिए। नेक्स्ट है मकरविलक्कू। मक मकरविलाकू, यार इनके नाम उठपटांगे। मकरविलाक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? केरल में। ठीक है भाई, मकरविलाक्कू जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, याद रखना। कहाँ मनाया जाता है बेटा? केरल में। ठीक है, चलिए। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्कर शंकर, हरशंकर भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र से जाने जाते हैं? सितार से। ये सारे के सारे जो है सितार वादक है। शाहिद परवेज खान भी, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य, ठीक है, सारे सारे जो है सितार वादक है, याद रखियो। ठीक है भाई। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल महिला साक्षरता दर खालिस्तान थी 65.46%। कितनी थी? 65.46% थी। ठीक है। जनवरी 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष है? मनोज कुमार। कौन थे? मनोज कुमार। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जनगणना वाला। ठीक है, देखो 65.46% है। जनगणना के अनुसार भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। ठीक है। यकृत पीली या अस्थिमज्जा की जलीय अंतः कला कोशिकाओं के भीतर आयरन के अत्यधिक जमाव के कारण कौन सा रोग होता है बेटा?
हीमोसाइडोसिस होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, यूक्रेन पर 2022 के रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए निकासी अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। ये मैंने आपको करंट अफेयर में लिखवा दिया था, ये याद रखना, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? 1906 में। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है, ठीक है, याद रखना। और पहले इसका नाम जो है इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान था अंग्रेजों के टाइम पे। तो इसकी स्थापना जो है 1906 में की गई थी, ये भी आप याद रखना। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है बेटा। उच्च न्यायालय और उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तों संशोधन विधेयक 2021 को कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा खालिस्तान में लोकसभा में पेश किया गया था नवंबर 2021 में। कब किया गया था? नवंबर 2021 में। 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए किस नृत्यांगना को बुलाया गया था? कौन सी नृत्यांगना थी भारतीय? कमला लक्ष्मी नारायण को बुलाया गया था भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कमला लक्ष्मी नारायण को बुलाया गया था, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है? पंकज अडवाणी, इंपॉर्टेंट है। तो पंकज अडवाणी जो है एक बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स गेम से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित था? पंजाब। तो कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पंजाब में, ठीक है बेटा, कहाँ पर हुआ था? पंजाब में, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सेट नंबर 8। अब तक हमने बेटा 75 क्वेश्चन कवर कर लिए और प्लस 100 पिछले हो गए, तो हमारे अब तक 175 क्वेश्चन कवर हो गए। तो आप अगर फेज 12 का पेपर दे रहे हैं तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छी तरीके से, कई क्वेश्चन आपको इसमें तो मिलेंगे, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम सेट नंबर 8 करेंगे, ठीक है। जो छात्र चैनल पर नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। डीएवी में ए का पूर्ण रूप क्या? एंग्लो। क्या है? एंग्लो। चलो, भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? संसदीय सरकार। भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में किस प्रकार की जो सरकार स्थापित की जाती है? संसदीय सरकार स्थापित की जाती है, याद रखना, ठीक है। जो संसदीय है, जो संसद का गठन है वो आर्टिकल 79 में बेटा, किसमें? 79 में, आर्टिकल 79 में, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, 2 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय राज्य ने CLAP मिशन शुरू किया था? आंध्र प्रदेश ने। कौन सा मिशन शुरू किया था बेटा? आंध्र प्रदेश ने, क्लैप। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती, एक ही बात है। दिसंबर 2021 में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी, इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलो, जोंगखा किस देश की राजभाषा? भूटान की। जोंगखा किस देश की राजभाषा? भूटान की। ये मैंने आपको करवाई थी, सारे देशों की राजभाषाएं, ठीक है, राजधानी, मुद्रा, सब करवा रखी। तो जोंगखा जो है भूटान की, याद रखना। भूटान भारत का पड़ोसी देश है और बिजली की गड़गड़ाहट का देश कहा जाता है। सबसे गरीब मतलब देश भी भूटान ही है, और वहाँ पर एक भी जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, होल सिनेमाघर मतलब जो है, ठीक है। एक बहुकोशिकीय तंतु में हरा शैवाल कौन सा है जिसमें बेलनाकार कोशिकाओं की पतली असंख्यित श्रृंखला होती है और जो धारा और तालाबों की सतह के पास तैरते हुए समूह के रूप में पाई जाती है? वह स्पाइरोगाइरा। क्या है बेटा? स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो एक बहुकोशिकीय तंतु है और हरा शैवाल है, स्पाइरोगाइरा। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। इसका संबंध जो बंगाल से है, कहाँ से है? बंगाल से। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? नवपाषाण काल में, इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हॉकी में यदि एम्पायर एक बाजू उठाकर क्षैतिज रूप से दिशा का संकेत करता है तो इसका है फ्री हिट। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता बेटा? सुरेश मुकुंद ने। किसने जीता? सुरेश मुकुंद ने, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषता के बारे में गलत है? यहाँ प्रति 250 mm वर्ष होती है। कितनी होती है? प्रति 250 mm वर्ष होती है। भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा? थार का रेगिस्तान है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है, ठीक है, याद रखना। और भारत में ये जो है राजस्थान में है। तो 30 से 40 अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ किस प्रकार की जलवायु होती है? जो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तक कवर करता है, भूमध्य जलवायु है, ठीक है, याद रखना। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? कैनबरा है, ठीक है, और चिली की राजधानी क्या? सेंटियागो।
चिली सेंटियागो है, सेंटियागो। और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ठीक है बेटा, याद रखिए उस बात को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 1948 में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को खालिस्तान ईंटों से बनाया गया है, पक्की ईंटों से। कौन सी ईंटों से बनाया गया बेटा? पक्की ईंटों से। ठीक है चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है बेटा? 68.80। कितने प्रतिशत रहती है? 68.80 रहती है। 68.80 रहती है जो जनसंख्या नगरीकरण इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लेना। निम्नलिखित में से किसने 2022 में राज्य के बजट में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? मनोहर लाल खट्टर सरकार, मतलब हरियाणा ने। क्योंकि सुषमा स्वराज जो है हरियाणा की मुख्यमंत्री भी थी, उसका संबंध हरियाणा से था, विदेश मंत्री थी भारत की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी लड़की 18वीं लोकसभा में जो है बांसुरी स्वराज जो है MP बनी दिल्ली से। ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर, दोआब, विजयनगर और खालिस्तान बहमनी के राजाओं के बीच का संघर्ष था। ठीक है। तो बहमनी कब आज़ाद हुआ था? 1347 में आज़ाद हुआ था। विजयनगर कब हुआ था? 1336 में हुआ था। शासक कौन था उस समय? मोहम्मद बिन तुगलक था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दरबार में जो है इब्न बतूता आया था, जिसने रेला नामक किताब लिखी थी। 17वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्योहार मनाया जाता है बेटा? सिक्किम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1989 में बना था। खालिस्तान एक घूर्णीय मध्य रेखा संरचना है जो कार्डेटा संघ के सभी सदस्यों में पाई जाती है और जो आसपास के उत्तकों के लिए मध्य रेखा संकेतों के स्रोत के रूप में विकसित भ्रूण का एक प्रमुख कंकाल तत्व के रूप में कार्य करती है। वो है आपकी पृष्ठरज्जु। कौन सी है? पृष्ठरज्जु है। हाउ हाउ आई बिकेम अ हिंदू, सीताराम गोयल की आत्मकथा है। सीताराम गोयल, हमें नहीं पता कौन है सीताराम गोयल। हिंदी की युवका को किस खोज के लिए 1949 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? परमाणु बलों के सिद्धांत के लिए। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? हुगली क्षेत्र। कौन सा नहीं है? हुगली क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था बेटा? प्रमोद भगत को। किसे किया गया था? प्रमोद भगत को। ठीक है, याद रखना। शहनाई को शादी के मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। किसको जाता है बेटा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। सुरूपा सेन एक मशहूर ओडिसी नृत्यांगना है। ठीक है। तो आज हमने जो है अपनी कंप्लीट 8 सेट कर लिए। जो छात्र चैनल पे नहीं है वो 8 के 8 सेट देख लीजिए, वीडियो इसकी पड़ी हुई है फेज 11 के नाम से। ठीक है बेटा, प्ले लिस्ट बना दूँ मैं आपको, प्ले लिस्ट में इसके मतलब 8 के 8 सेट आपको मिलेंगे। ठीक है। और अगली जो क्लास होगी इसमें हम 9 से लेकर 12 सेट कवर करेंगे। और बेटा जो छात्र चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डेली क्लास देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें। ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।